हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं SHM 32 ईयर्स दैट इज प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं बेटा, कल की बात है, कल हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन आ गए भैया, है ना। हमसे कहते हैं भैया ये बड़ी हमारे साथ नाइंसाफी, हर बार पहले क्वेश्चन से शुरुआत होती है। तो भैया आज ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, 1 वाले को बाद में लेंगे बिकॉज थोड़ा सा वो एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर देंगे। 1, 13 और 15 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो साथ में जोड़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। जहां से चले थे वहीं आ गए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। एक ऑसिलेशन में मतलब जहां से भी चला था वो वहीं पहुंच गया एक टाइम पीरियड के बाद, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 0। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है, जिसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई बाई टी। 2 पाई घूमेगा t सेकेंड्स में, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी। t है 4 सेकेंड्स, तो ये आ गया पाई बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट बताना है, इनिशियली पार्टिकल यहां पे, तो 1 सेकेंड में ओमेगा घूमेगा तो t टाइम में कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी। ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा इज पाई बाई 2t। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ऊंचाई, दैट इज ये चीज। ये क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी। जो भी r, जो भी रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3, तो बेटा ये 3 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 cos ओमेगा टी दैट इज पाई बाई 2t। मैं फिर बता देता हूं, 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, यहां पे है 0 टाइम पे, t टाइम में ओमेगा टी घूमेगा। सेंस ऑफ रेवोल्यूशन ये है। एंगुलर वेलोसिटी होती है 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई घूमता है t सेकंड्स में, 2 पाई घूमता है t सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में क्या घूमेगा, 2 पाई बाई टी। ये आ गया पाई बाई 2, ठीक है। तो y आ गया 3 cos पाई बाई 2t। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये भी 2019 उड़ीसा में आया था क्वेश्चन, उड़ीसा नीट में। तो ये क्वेश्चन क्या था बेटा, कह रहे हैं एक कंप्लीट टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा पार्टिकल के द्वारा। तो बेटा पार्टिकल कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4a। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। मीन पोजीशन से जाएगा a पे, फिर आएगा 0 पे, फिर जाएगा -a पे, फिर आएगा 0 पे, तो बेटा क्या हो जाएगा, a 4a, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बहुत बड़ा पेंडुलम है, मतलब काफी ऊंची बिल्डिंग से बांधा है धागे से एक पत्थर को, और कह रहे हैं उसका एक्सेलरेशन है 20 जब उसकी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से 5। तो बेटा अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या रखा है 20। मैं आपको याद दिला देता हूं कि एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के साथ। बेटा जब x होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो v होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा dx बाई dt से वेलोसिटी साइन का cos ओमेगा t प्लस फाइव का ओमेगा बाहर, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब a साइन ओमेगा t प्लस फाइव एक्स है, तो ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है 20, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x दे रखा है 5, डिस्टेंस फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो ओमेगा क्या आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 4, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा 2, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, पाई सेकेंड्स। कितना आ जाएगा, पाई सेकेंड्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 2017 का क्वेश्चन है, हालांकि आज ही की मेरी वीडियो में ये पब्लिक किया है हमने वीडियो, ये है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या था, कह रहे स्प्रिंग को 1:2:3 के रेशियो में कट कर दिया लेंथ में। बेटा k होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसा क्यों होता है बेटा, कोई भी पार्ट ले लो इसका, अगर इसकी लेंथ L1 है छोटे से पार्ट की, इसकी L2 है और इसकी लेंथ L3 है, तो बेटा अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, हर एक पार्ट की लेंथ डबल हो जाएगी, हर एक पार्ट की लेंथ
डबल हो जाएगी, हर एक पार्ट की लेंथ डबल हो जाएगी। और टेंशन तो बेटा थ्रू आउट दी स्प्रिंग सेम होती है। अगर यहाँ T1 है और मान लो यहाँ T2 है तो T1 माइनस T2 ये टोटल फोर्स हो गया, मास 0 है इनटू एक्सेलरेशन A। तो यहां से क्या रहा है T1 T2 तो बराबर हैं, हर पार्ट ऑफ स्प्रिंग में टेंशन बराबर होगी। तो अगर बेटा मैंने लेंथ को कर दिया डबल तो L1 से 2L1 हो जाएगा, L2 से 2L2, L3 से 2L3, इसमें इलोंगेशन L1 का आ जाएगा, इसमें इलोंगेशन L2 का आ जाएगा, इसमें इलोंगेशन L3 का आ जाएगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। तो K1 L1 इसमें टेंशन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि L1 लेंथ ही, मैं कह रहा हूं मान लो लेंथ को डबल कर दिया तो बेटा टेंशन क्या हो जाएगी K1 L1, और वही होगी दूसरे पार्ट में K2 L2, वही होगी तीसरे पार्ट में K3 L3। और मैं कह सकता हूं अगर पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K है और उसकी लेंथ अगर L है तो उसमें इलोंगेशन क्या आ जाएगा L। क्यों L आ जाएगा? क्योंकि हमने L लेंथ को 2L कर दिया, डबल कर दिया, तो इलोंगेशन तो L का आया, तो KL के बराबर कर देंगे। तो KL का प्रोडक्ट है कांस्टेंट, तो बेटा K क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। K क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा हमने स्प्रिंग को डिवाइड किया 3 पार्ट में, 1:2:3 अगर लेंथ है, 1:2:3 अगर लेंथ है, तो बेटा अगर इसकी लेंथ x है, एक पार्ट की 2x और एक पार्ट की 3x है, और टोटल लेंथ जो हो गई वो हो गई L। तो यहां से 6x क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6x आ गया L, x आ गया L/6। ठीक है। अब K होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसकी लेंथ है L/6, इसकी 2L/6, आई एम सॉरी, और इस वाले पार्ट की 3L/6। ठीक है। तो क्योंकि x आ गया है बेटा L/6, तो बेटा K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अगर पूरे का K था तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ L/6 हो गई, लेंथ 1/6 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 6K। अब इससे इसकी लेंथ डबल है, दूसरे वाले पार्ट की लेंथ डबल है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ होगा 3K। उसकी लेंथ ट्रिपल है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 हो जाएगा 2K। अब कह रहे हैं इन तीनों को लगा दिया पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आता है बेटा? K1 प्लस K2 प्लस K3 कितना आ जाएगा? 2 3 5 5 6 11K। और कह रहे हैं एक बार लगाया पहले हमने सीरीज में लगा दी तो वापस K बन जाएगा भैया, फिर तो दिमाग ही नहीं लगाना, सीरीज में लगा दिए तो वापस से पूरा का पूरा वही स्प्रिंग बन गया, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका K था, वहीं से तो कहानी चालू करिए। तो अगर सीरीज से और पैरेलल में रेशियो क्या आएगा बेटा? 1/11, 1/11। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ये आपको क्लियर रहना चाहिए बेटा, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यूज क्या हुआ? बेसिकली 1:2:3 में अगर बांट रहे हैं, अगर एक पार्ट की लेंथ x है, दूसरे की 2x है, तीसरे की 3x है ना, तो बेटा टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? 6x। 6x हो जाएगा L, 6x हो जाएगा L, x आ गया L/6। तो एक पार्ट की लेंथ थी x, L/6, दूसरे की 2x, 2L/6, तीसरे की 3x, 3L/6। तो L/6 का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 6K, 2L/6 लेंथ डबल, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ, 6K का हाफ 3K, लेंथ ट्रिपल, स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 2K। और इनको लगा दिया सीरीज में तो वापस से बन जाएगा K, क्योंकि भैया वापस से वही स्प्रिंग बन गया। और लगा दिया पैरेलल में तो बेटा K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1:11। नेक्स्ट, a particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeters. When the particle is at 2 centimeters from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is. Okay. ये भी बेटा 2017 का क्वेश्चन है, जिस वीडियो को आज ही हमने पब्लिक किया है। 2017 का पूरा सॉल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन, है ना, तो आप वो देख सकते हैं दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पे ही। ठीक है। अच्छा, अब बेटा कह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है। हमको कह रखा है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा स्पीड क्या होती है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन वेयर एम्पलीट्यूड इज 3 एंड x इज 2। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में कह रखा है 3 है और x जो है वो 2 है। और कह रहे हैं जब ऐसा है तो उस टाइम पे स्पीड और एक्सेलरेशन बराबर है। स्पीड और एक्सेलरेशन बराबर है। स्पीड ये होती है, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x। बस बराबर कर दीजिए, एक ओमेगा काटेंगे और दूसरा ओमेगा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 5।
सॉरी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x क्या है 2, तो अंडर रूट ऑफ 5/2 इज 2π/t, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 4π/√5, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 4π/√5। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा जब मास m था, है ना, एक स्प्रिंग है जिससे हमने एक m मास लटकाया। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये है नीट 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन है। बेटा m मास है जिसको हमने लटकाया स्प्रिंग से, m मास है जिसको हमने लटकाया स्प्रिंग से, और जो टाइम पीरियड आया प्यारे बच्चों वो क्या निकल के आ रहा है, टाइम पीरियड निकल के आ रहा है 3 सेकंड। जब मास को 1 से बढ़ा दिए तो टाइम पीरियड आ रहा है 5 सेकंड्स। कह रहे हैं बताओ m कितना है। बेटा टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। भूल जाए अगर k/m m/k में कंफ्यूज हो जाए तो सोचे k ज्यादा होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, जल्दी जल्दी करा देगा ऑसिलेट, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और अगर मास ज्यादा है, हल्की चीज को ऑसिलेट कराना है तो बड़ी जल्दी हो जाएगी। और यही अगर मान लो एक भारी बॉटल पकड़ लूं मैं, यही अगर भारी बॉटल पकड़ लूं, अब उतनी जल्दी नहीं करा पा रहा हूं इसको, मास कम है जल्दी ऑसिलेट करा सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा। याद रख लेंगे चीज को, 2π√m/k, पहले था 3 सेकेंड्स, फिर 2π√m+1/k, फिर टाइम पीरियड हो गया 5 सेकेंड्स, डिवाइड कर देंगे 2π कट जाएगा √m/m+1, ये आ गया 3/5, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, m/m+1 इज 9/25, ठीक है। तो यहां से m को कैलकुलेट कर लेंगे, 25m, यहां पे 9m, 16m बन जाएगा, 16m इज इक्वल्स टू 25। तो m कितना आ गया 25/16। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड 2π√m/k। फॉर्मूला बेस्ड तो बोलना ही बेकार है क्योंकि बेटा हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है, नीट का क्वेश्चन है ना। अगर आपको बहुत सिंपल सी चीजें आती हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं, आपने 10-12 साल के क्वेश्चंस कर रखे हैं, बड़े आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको करना यही है कि जैसे अभी आप ये सुन रहे हैं सोल्यूशन, जो मैं लगभग 10 साल के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करूंगा, आगे के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट एक वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की, साथ में उसका सॉल्यूशंस मैं जोड़ दे रहा हूं साथ में, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। कह रहे हैं a particle is executing simple harmonic motion, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, ठीक है, its time period of vibration will be। बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। बेटा अभी बताया था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, v क्या आता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, x a sin ओमेगा t प्लस 5, तो वेलोसिटी क्या आएगी और एक्सेलरेशन क्या आएगा, खुद से करिए, पहले खुद से करिए और फिर मैं आपको बताता हूं। एक 30 सेकंड्स लगाइए, खुद से निकालिए वैल्यूज क्या आएंगे डिफरेंशिएट करके। हाँ तो बेटा अब बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या आएंगे। वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। कैसे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों ये, क्योंकि x है a sin ओमेगा t प्लस 5, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t प्लस 5 का ओमेगा। वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या आएगा, खुद से करें। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बोले, सोचे सोचे, शाबाश शाबाश। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, फिर ओमेगा t प्लस 5 का ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। और ये कह रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। अब कह रहे हैं बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1/ओमेगा इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। यहां से ओमेगा जो कि 2π/t होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा अल्फा बाय बीटा है। बस बेटा टाइम पीरियड आ जाएगा 2π बीटा बाय अल्फा, 2π बीटा बाय अल्फा। दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पार्टिकल की स्पीड v1 है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x1 है, और फिर पार्टिकल की स्पीड v2 है जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x2 है। v1
तब है। v1 कब है प्यारे बच्चों स्पीड, जब डिस्प्लेसमेंट x1 है। v2 कब है स्पीड, जब डिस्प्लेसमेंट x2 है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बता चुका हूं आपको, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x1 पे v1 है और x2 पे v2 है स्पीड। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, सबट्रैक्ट कर देंगे तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप ओमेगा निकाल लेंगे और हमसे पूछा क्या गया, टाइम पीरियड। तो बेटा पहले क्या किया बेटा आपने, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी। जब x1 था तो स्पीड v1 थी, x2 था तो v2 थी, सबट्रैक्ट कर दीजिए। a नहीं पता था इसलिए उसको उड़ाना जरूरी था। अब ओमेगा निकालिए, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दैट इज डी, है ना। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैंसिल्ड पेपर का है ना, कुछ खबरें उड़ी थी कि ये शायद लीक हो गया था पेपर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं x a cos ओमेगा t है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा। चलिए आइए देखते हैं। अगर x a cos ओमेगा t है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो बेटा बनता तो सांप वाला ही ग्राफ है साइन cos का, लेकिन 0 पे वैल्यू 1 है तो यहां से चालू है ना, ये तो xt ग्राफ हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम बनाना है तो एक्सेलरेशन तो होता है प्यारे बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो वो तो नीचे से ही स्टार्ट होगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर से, है ना, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है जब x पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा, जब ये 0 होगा तब वो भी 0 होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव में होगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा जो कि एक ही ऑप्शन में हो रहा है, विच इज ऑप्शन सी। तो 11th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यूज क्या करना था प्यारे बच्चों, बोलेंगे फटाफट से, यूज क्या करना था। यूज हमको केवल और केवल एक ही चीज करनी थी, वो क्या थी, वो थी एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स ए कॉस ओमेगा टी है, कॉस का ग्राफ होता है ऊपर से चालू, साइन का ग्राफ होता है यहां से चालू। तो अगर मेरे को ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बनाओ, तो जब x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव होता है। होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। किस क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है ना। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। बेटा वैसे जो फेमस होता है ना, जिसका आंसर बच्चों को याद होता है, वो होता है vx ग्राफ जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, ए v ग्राफ जो होता है वो भी इलिप्टिकल होता है। मैं आपको याद दिला देता हूं कैसे करते हैं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। x इक्वल टू अगर ए साइन ओमेगा टी जो क्वेश्चन में दिया है, तो v क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब px ग्राफ बनाना है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 करें, क्या मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय एम ए ओमेगा स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू p अपॉन एम ए ओमेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कर दिया 1, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की। किसकी होती है, एलिप्स की। तो px ग्राफ क्या हुआ, एलिप्स। तो जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी साइन पे डिपेंडेंट हो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कॉस पे, तो बेटा इक्वेशन किसकी आएगी, एलिप्स की। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक्स वी ग्राफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कर रहा हूं, प्लस वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्स मैक्सिमम एक्स, एक्स मैक्सिमम एक्स, मोमेंटम मैक्सिमम मोमेंटम। अच्छा एवी ग्राफ क्या आएगा, वी स्क्वायर
बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 कर रहा हूं इन दोनों को यूज करके। तो बेटा ए वी ग्राफ क्या होता है एलिप्स, एक्स वी ग्राफ क्या होता है एलिप्स, एक्स पी ग्राफ क्या होता है एलिप्स, पी ए ग्राफ क्या होगा एलिप्स। इन दोनों को यूज करूंगा तो भी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी साइन पे डिपेंडेंट होती है दूसरी कॉस पे तो क्या बनता है एलिप्स। खाली और खाली एक केस छोड़ के जब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो यहां पर बेटा 12th का आंसर है सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दी है चीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और उससे पहले बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा जिसके बेस पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको हर एक चीज छोटी से छोटी भी आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। अगर आपको लगे कि डिटेल में नहीं सुनना है तो 5, 7, 10 मिनट का ऐसा हो सकता है कि बहुत डिटेल में मैं गया हूं टॉपिक के, तो आप वो टॉपिक को स्किप कर दीजिए और केवल फोकस करिए क्वेश्चंस पे, है ना। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे सोचना है, डायरेक्टली किस तरीके से सोचना है, पर अगर आपको लगे कि पूरा जानना है तो केवल 10 मिनट की बात है, देख डालेंगे दिमाग में बैठ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरी पार्ट बता देता हूं ताकि 13th क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको क्लियर हो जाए। तो 13th, फर्स्ट एंड 15th के लेके एक छोटा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एसएचएम्स हैं, उनका सुपरपोजिशन है विचार अलोंग सेम लाइन, विचार अलोंग सेम लाइन। तो आइए देखते हैं कि क्या बनता है। x1 इज इक्वल टू लेट से a1 साइन ओमेगा 1t, और दूसरे को ले लेते हैं x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सीखा क्या था, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन होता है और जो बीच में एंगल होता है वो लिया जाता है। अब बीच में एंगल क्या है तो थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको मैनिपुलेट कर देते हैं। मान लेते हैं ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है तो ये बन जाएगा ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t प्लस 5। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब कुछ लोग कभी कभी लेकिन कह देते हैं कि फेजर्स यहां पे यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, फेजर्स आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको दिखाया था कि फेजर्स कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है छोटी सी, पिछली वीडियो, है ना। नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये a1 साइन ओमेगा 1t है और ये a2 साइन ओमेगा 1t प्लस समथिंग है, दैट इज ये एंगल है बीच में। तो एक a1 है ना, a1 मान लेते हैं बड़ा है a2 से, मान ले रहा हूं जस्ट। और a2 कितने एंगल पे है प्यारे बच्चों, a2 का जो एंगल है वो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5, दैट इज t इक्वल टू 0 पे 5 होगा। और टाइम के साथ साथ ये एंगल जो है बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी a1 माइनस a2 बन जाएगा और फिर घूम घूम के जाके इसके साथ ही हो जाएगा, a1 प्लस a2 भी बन जाएगा। दैट इज इस केस में कभी एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 भी आएगा और कभी a1 माइनस a2 भी आएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अच्छा, अगर कोई पूछे a1 प्लस a2 अभी आया, दोबारा a1 प्लस a2 कब आएगा, बेटा बेसिकली एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t जब हो जाएगा 2 पाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी सामने था बेटा, टाइम के साथ साथ ये एंगल बढ़ रहा है, जब ये 2 पाई हो जाएगा तो फिर से सामने आ जाएगा, है ना। तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। तो दो मैक्सिमा के बीच में टाइम पीरियड ये आएगा, दो मैक्सिमा के बीच में टाइम पीरियड ये आएगा, है ना। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना बेटा, है ना, तो अगर मैं वेव्स की भाषा में बोलूं तो उसको बोलते हैं बीट्स। यहां पर क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बीट्स, है ना, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन जस्ट अभी आपको एक चीज बताई कि दो एसएचएम्स का जो सुपरपोजिशन होगा प्यारे बच्चों, वो एसएचएम नहीं होगा। यहां तो एम्पलीट्यूड जो है, मैंने आपको क्या दिखाया प्यारे बच्चों, वो वेरी कर रहा है, कभी a1 प्लस a2 आ रहा है और कभी a1 माइनस a2 भी आ रहा है ना। तो बेटा a1 प्लस a2 से a1 माइनस a2 तक जा रहा है एम्पलीट्यूड, दैट इज यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। और एसएचएम तो हम उसको बोलते हैं जहां पे एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों
कांस्टेंट रहता है। तो क्या ये SHM होगा? तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कभी भी दिखाई जाए A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin 2 ओमेगा टी, तो कोई पूछे ये SHM, तो हम क्या कहेंगे? नो 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 नो। क्या बोलेंगे? नो 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 नो, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। लेकिन ये मैं बस आपको ना ये जो पूरी राम कथा सिखाई, ये सिखाने के पीछे मेन मुद्दा ये था। कभी कभी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सा SHM है, कौन कौन सी इक्वेशन SHM है, तो देखते ही मना कर देंगे ये SHM है और ये SHM नहीं है, है ना। आइए क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं जिससे हमको क्लैरिटी आ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट SHM। आपको बताने बेटा यहाँ पे 8 मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। आइए फटाक से देखते हैं एक एक करके। A sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो होता ही है भैया, है ना। A प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी है, बस इसमें मीन पोजीशन 0 के बदले क्या हो जाएगी? A। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जब साइन 1 होगा तो A प्लस बी, जब 0 होगा ये तो आएगी A जो कि मीन पोजीशन है, और मिनिमम क्या आएगी? A माइनस बी, और एवरेज आ रही है ना A। तो बेटा B हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका B, है ना। पर क्या ये SHM है? हाँ, बस मीन पोजीशन 0 नहीं है। A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, दो SHMs का सुपरपोजिशन सेम फ्रीक्वेंसी के होते तो क्या मिलता है? SHM। तो क्या मिलता है? SHM। बिल्कुल सही बात, ये तो हम पढ़ भी चुके। जिसका एम्पलीट्यूड इस केस में क्या आएगा बेटा? ये sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो एक SHM है A एम्पलीट्यूड का, दूसरा B एम्पलीट्यूड का, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, तो क्या आएगा? एम्पलीट्यूड अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। ये हम पढ़ चुके थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, और तीनों के तीनों SHM निकले। अरे आइए देखते हैं। x इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, हाँ ये भी SHM है, प्लस B साइन 2 ओमेगा टी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो SHM का सुपरपोजिशन करना चाह रहे हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, तो क्या SHM आएगा? नो, अभी सीखा भैया, नो बिल्कुल नहीं। x इक्वल टू A साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फिफ्थ वाले को देखते हैं। ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू A 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा? A बाई 2 माइनस A बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। तो क्या ये SHM है? हाँ, ये तो उसी फॉर्म का आ गया, A प्लस बी साइन ओमेगा टी जैसा भी दिखाया था। ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का, ये तो SHM होता ही है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये भी SHM है? बिल्कुल है। तो अभी तक खाली एक ही मिला जो SHM नहीं। अगला साइन क्यूब ओमेगा टी, आइए चलते हैं, इसको भी देखते हैं, इसको भी निहार लेते हैं। ये क्या है बेटा? A साइन क्यूब ओमेगा टी। अब ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू A, है ना। साइन क्यूब को लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी, सॉरी A साइन ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। अब ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? A बाई 2 साइन ओमेगा टी माइनस A बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? और देखते हैं। A बाई 2 साइन ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस A बाय 4 साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो एक साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन आ रहा है, एक साइन ओमेगा टी वाला, एक साइन 3 ओमेगा टी वाला। दैट इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के SHMs का सुपरपोजिशन है। ये दो SHMs का सुपरपोजिशन है, एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मतलब एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला और एक 3 ओमेगा वाला। तो क्या ये SHM बनेगा? बिल्कुल नहीं। पर कोई पूछे ये कितने SHMs का सुपरपोजिशन है? 2, है ना। और जो दो डिफरेंट SHMs है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज के एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या है? ओमेगा और 3 ओमेगा, ओमेगा और 3 ओमेगा। हाँ डेफिनेटली कभी कभी आप मिनिमम नंबर ऑफ SHMs बता सकते हो जिससे मिलके ये बना है। बेटा ऐसा हो सकता है A साइन ओमेगा टी जो है ये कितने SHMs का सुपरपोजिशन हो सकता है? कितने भी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, है ना। n अगर मान लो n बनाओ तो A बाय n साइन ओमेगा टी प्लस A बाय n साइन ओमेगा टी प्लस A बाय n साइन ओमेगा टी प्लस A बाय n साइन ओमेगा टी n टाइम्स ले लो।
तो ये n SHMs का सुपरपोजिशन भी हो सकता है a sin ओमेगा t, है ना, n कुछ भी हो सकता है। अगला a sin टू दी पावर 4 ओमेगा t, आइए इसको भी देख लेते हैं। वैसे शायद मेरे को लग रहा है समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को सोचना कैसे। 7th पार्ट, x इक्वल टू a sin 4 sin स्क्वायर ओमेगा t क्या होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होता है sin स्क्वायर ओमेगा t, लेकिन ये उसका स्क्वायर नहीं है समझ। इसको 2 लिखिए, ये क्या है sin स्क्वायर ओमेगा t, है ना, उसका स्क्वायर। अब sin की पावर 4 ओमेगा t होगी। अब क्या बन जाएगा a बाय 4 1 कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos स्क्वायर 2 ओमेगा t, देखो मैं होने पानी पीता है बड़ी बोतल, माइनस 2 cos 2 ओमेगा t। अब बेटा क्या ये SHM बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। जब इसको 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे तो cos 4 ओमेगा t बन जाएगा। तो एक cos 4 ओमेगा t, एक cos 2 ओमेगा t, तो क्या ये SHM रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये a बाय 4, ये 1 cos स्क्वायर 2 ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 ओमेगा t बाई 2 माइनस 2 cos 2 ओमेगा t। तो क्या ये SHM है? एक cos 4 ओमेगा t, एक cos 2 ओमेगा t, दो SHM का सुपरपोजिशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, कतई SHM नहीं होगा। आखिरी 8th, x कोऑर्डिनेट कह रहे हैं r वेक्टर इज दिस, तो कह रहे हैं क्या ये SHM होगा? x कोऑर्डिनेट हो गया a1 sin ओमेगा t, और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों a2 sin ओमेगा t। तो क्या बेटा अभी बताया था ये SHM बनेगा? बिल्कुल बताया था, थ्योरी में अभी बताया था बेटा। y बाई एक्स क्या आ जाता है a2 बाई a1, है ना। बस इस लाइन पे SHM होता है जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है a1 ये इधर ले जाना चाह रहे हैं, a2 ये इधर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको भी बता चुका हूं। पर सोचो यहाँ cos ओमेगा t होता फिर क्या होता? फिर SHM नहीं होता, फिर तो इलिप्टिकल हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? फिर कैसा हो जाता है मोशन? इलिप्टिकल। जब फेज डिफरेंस परपेंडिकुलर SHMs में 0 हो या पाई हो तो बेटा क्या बनेगा? लीनियर SHM। नहीं तो कैसा बन जाता है? नहीं तो कैसा बन जाता है? इलिप्टिकल। कैसा बन जाता है प्यारे बच्चों? इलिप्टिकल। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए अब देख लेते हैं। मेरे को लगता है कि अब बहुत ही आसान रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 13 और 15 करना। अब हंसते हंसते सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो x इक्वल्स टू a0 प्लस a1 साइन ओमेगा प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो इसका बेटा इसमें इसको देखते ही क्या दिमाग में है? क्या ये SHM है? यस, ये SHM है बेटा। दो SHMs का सुपरपोजिशन क्या देता है? SHM देता है अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ये हमको मिला के क्या देगा? एक SHM देगा। क्या देगा बेटा? ये एक SHM देगा, है ना। और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? एक a साइन है बेटा। मैंने आपको बताया कि अगर एक a साइन ओमेगा t हो और दूसरा b साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है, दैट इज फेज डिफरेंस इनमें पाई बाई 2 है। तो बेटा वैसे अगर फाई होता है तो एम्पलीट्यूड होता है SHM का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई बाई 2, वो हो जाएगा 0 cos पाई बाई 2। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है, मैं ऐसा करता हूं इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में ही बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। a0 प्लस इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इस वाले पार्ट को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर आ गया। बहुत शानदार। साइन ओमेगा t a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा t b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये क्या बन गया? साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई, a b फाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन ओमेगा t कॉस फाई कॉस ओमेगा t साइन फाई। तो x क्या आ गया? a0 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा x की? a0 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ये तो SHM है,
अगर ये ना होता, दिख रहा है, खाली a0 ऐड कर दिया बेटा, जहां बस मीन पोजीशन थी उसको a0 आगे शिफ्ट कर दिया। अब तो बेटा भी जो थ्योरी पार्ट बताया उससे समझ में आ ही रहा होगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, x मैक्स क्या आ रहा है, a0 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम क्या आएगा जब ये -1 होगा साइन, तो क्या आ जाएगा, x मिन क्या निकल के आएगा, a0 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन पोजीशन x मीन क्या निकल के आ रहा है, x मीन निकल के आ रहा है a0, दैट इज x मैक्स प्लस x मिन बाय 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। मीन पोजीशन इस कंडीशन में a0 है, पर एम्पलीट्यूड तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर है तो बेटा वैसे भी आपको याद रहना चाहिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पार्ट है जो वेरी कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, ये बता रहा है मीन पोजीशन। ये क्या बता रहा है, मीन पोजीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 13th पहला पार्ट, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी एसएचएम, कॉस ओमेगा टी एसएचएम, दो एसएचएम का सुपरपोजिशन एसएचएम अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हो। साइन क्यूब ओमेगा टी, अभी बता चुका हूं थ्योरी पार्ट में कि वो एसएचएम नहीं है, है ना। सी पार्ट, थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 5 कॉस 3π/4 माइनस 3 ओमेगा टी, एसएचएम है, बिल्कुल है बेटा, थ्योरी पार्ट में बता चुका हूं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप cos ऑफ पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करें, आपको cos ओमेगा टी प्लस 5 टाइप का ही आंसर मिल रहा है। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए cos ओमेगा टी प्लस 5, सबके सब एसएचएम होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड एसएचएम है, चौथा तो 1 प्लस ओमेगा टी का स्क्वायर है। एसएचएम तभी होता है, दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन ही एसएचएम होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर तो बिल्कुल ही बकवास बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इज एसएचएम, सेकंड एसएचएम नहीं है, क्योंकि बेसिकली उसमें दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन आ जाते हैं विच आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लेते हैं। इसमें मेरे से कह रहे हैं ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम है, तो हम क्या कहेंगे, आंसर यस। पता नहीं इसमें आंसर क्यों नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रखा है, गलत कह रखा है ना, सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है ना। मैंने अभी प्रूव किया भी आपके सामने कि एसएचएम है। एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, x शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। बेटा मैं जनरल रूल बता रहा हूं, एसएचएम तभी होगा जब कुछ कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं भले 0, प्लस a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको खोल देंगे साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस cos ओमेगा टी साइन 5, मतलब साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का समेशन होगा तो भी एसएचएम, पर सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। दो एसएचएम का सुपरपोजिशन एसएचएम देता है इफ बोथ दी एसएचएम्स आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते तो एसएचएम नहीं देता है, इसीलिए बेटा मैंने आपको थ्योरी पार्ट रिवाइज कराया, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहती बात। तो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम है, प्रूव तो कर ही चुका हूं, फिर कर देता हूं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बेटा नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो दोबारा चला के भी देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ये आ गया, तो x क्या निकल के आ रहा है, a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, सॉरी थोड़ा गंदा कर दिया काम, कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब ये क्या है मीन पोजीशन, ये क्या है एम्पलीट्यूड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब क्या है 2 ओमेगा। बस 2 ओमेगा को 2 पाई एफ करना था यार, पता नहीं क्यों मतलब लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके। फ्रीक्वेंसी जो निकल के आ रही, आई एम सॉरी, पाई नहीं कटेगा, 2 कटेगा, फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा बाय पाई, तो एसएचएम और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई। और अगर आपको प्रूव करना है एसएचएम है, तो प्रूव करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो बेटा प्रूव हो जाता है एसएचएम, है ना। तो बड़े आराम से आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, जब भी रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन a बाई 2 है, मीन पोजीशन क्या है, a बाई 2 है। ये बेटा पता नहीं क्यों ये कंफ्यूजन है, पर्टिकुलर नीट 32 ईयर्स जो बुक आती है एमटीजी की, उसमें बेटा ये 2 बार ये क्वेश्चन आया, दोनों बार उसका आंसर गलत दिया। ठीक है, तो d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a बाई 2। बेटा डबल डेरिवेटिव करना, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना, कॉस को माइनस साइन बनाएंगे, कॉस क्या बन जाएगा माइनस साइन, फिर साइन क्या बन जाएगा कॉस, तो यहां पे बन गया प्लस, तो वापस से कॉस 2 ओमेगा टी तो आ ही जाएगा, और 2 ओमेगा 2 बार बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दो,
a/2 cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 माइनस एक्स। तो d2x/dt² क्या निकल के आ रहा है, 4 ओमेगा स्क्वायर a/2 cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू आ रही a/2 माइनस एक्स। a/2 माइनस एक्स, तो d2x/dt² एक्सेलरेशन a/2 माइनस एक्स क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम दी, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। और अगर माइनस की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं x माइनस a/2 का नेगेटिव। a/2 मीन, x पे पार्टिकल है, ये ओरिजिन x इक्वल टू 0, ये x, ये a/2, ये चीज क्या हो जाएगी x माइनस a/2। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और माइनस साइन होना चाहिए आ रहा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, दोनों बार आंसर गलत है, मतलब पता नहीं क्यों गलत है। चलिए ये मतलब एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास is t if along with it m is also suspended। अरे भाई m था, m एक और डाल दिया, टोटल मास क्या हो गया 2m, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अच्छा मास डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड √2 टाइम्स। लिख देता हूं, कब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2010 और वो भी मेंस। 10 साल के क्वेश्चन कराने में ज्यादा मैं वैसे फोकस था, क्योंकि उसके बाद रिपीटेशन है, उसके बाद केवल अच्छे क्वेश्चंस जरूर पूरे के पूरे 32 इयर्स के सारे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन जिसमें रिपीटेशन है उनको छोड़ देते हैं, है ना। आइए देखते हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय के, तो मास को डबल करने में क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड √2t हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फिर √2t, ऑप्शन डी। बच्चों यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे के क्वेश्चंस मैंने सॉल्यूशंस के साथ नहीं डाले हैं। प्लीज़ कीप ऑन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट्स टू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। ओके, कीप ऑन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट्स, बाय दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू बच्चा लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट अगला कह रहे हैं जब पार्टिकल a/2 पे होगा, दैट इज मीन पोजीशन से a/2 पे होगा, तो कह रहे हैं बताइए उस टाइम स्पीड क्या होगी। अरे भैया बहुत ही सिंपल है बेटा, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² से भी कर सकते हो। बेटा x a/2 है, कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे a/2 पुट करेंगे, a² माइनस a²/4, 3/4a² √3/2 a ओमेगा, दैट इज ऑप्शन। अच्छा ओमेगा की टर्म्स में देना, टाइम पीरियड t है तो ओमेगा को 2π/t कह दीजिए, तो ये π/t बन जाएगा क्योंकि 2 कट जाएगा, तो a π/t और √3। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी। और अगर आपको लगे ऐसे नहीं करना है, हमको और किसी तरीके से करना है, तो x अगर a sin ओमेगा t प्लस फाइव होता है तो v क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। मतलब ये अपने दिमाग में चिपका होना चाहिए, v होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो साइन अगर हाफ है तो cos क्या होगा √3/2, तो a ओमेगा √3/2। अरे वाह वही चीज, हाँ भाई a ओमेगा √3/2, अरे सेम आएगा ही भैया, सेम है ना। तो ओमेगा को फिर लिख सकते हैं 2π/t। 18th क्वेश्चन जो मैं आपको कह ही रहा था, पता नहीं फिर से आंसर गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है ना, मेरे समझ से परे हो जा रही है चीज, क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। MTG ने इसका आंसर दे रखा है नन ऑफ दीज, दैट इज बोनस, है ना। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस, बेटा अगर SHM के लिए मैं कह सकता हूँ जो फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ a माइनस bx, सिंपल। तो SHM जब फोर्स a माइनस bx टाइप का, तो SHM सिंपल बात है भैया, दिमाग में डाल। तो क्या a माइनस bx टाइप का फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है भाई। एक्सेलरेशन दिख रहा है माइनस के एक्स प्लस ए, तो क्या एक्सेलरेशन माइनस के एक्स आ रहा है, आ रहा है। तो क्या फोर्स में आएगा, आएगा भाई, मास से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आएगा। तो भैया 18th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 19th
19th क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 और 1000 है। कितनी है? 100 और 1000 है। और कह रहे हैं एम्पलीट्यूड सेम है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अरे भाई ओमेगा दे रखा है 100 और 1000, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। भैया अभी बताया था मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। अरे बोलो, ए ओमेगा। ए ओमेगा मैक्सिमम स्पीड, ए ओमेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर है। एक्स सॉरी वी मैक्स ए ओमेगा होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने आपको। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। तो बेटा अगर वी मैक्स पूछा गया रेशियो ऑफ, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन दो पार्टिकल्स का है, ठीक है भैया। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन a1 मैक्स अपॉन a2 मैक्स ये बताना है। तो बेटा ए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एक का 100, एक का 1000, 100 बाय 1000 1/10, उसका स्क्वायर 1/100। ठीक, बहुत ही बकवास क्वेश्चन था ये तो। 1/100 कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सादा क्वेश्चन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो a1 मैक्स बाय a2 मैक्स क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 स्क्वायर। एक का 100 दे रखा है ओमेगा और एक का 1000 दे रखा है। 100 बाय 1000 हो गया 1/10, उसका स्क्वायर है तो 1/100। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा कह रहे हैं मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे जाने में टाइम कितना लगेगा अगर टाइम पीरियड टी है। चलिए भैया आओ भैया करते हैं क्वेश्चन करते हैं। मीन पोजीशन, ये सर्कल अपना रेफरेंस सर्कल आ गया, ठीक है। यहां पे पार्टिकल है तो शेडो यहां पे आएगी, ये मीन पोजीशन पे आ गया। सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, शेडो ऐसे चमक रहा है। अब इसको a/2 पे पहुंचाना है तो इसको कितना घुमाना पड़ेगा, π/6। अरे कह दो आया भैया, a sin π/6 a/2। बेटा अगर इस चीज में कंफ्यूजन हो तो आप मेरा लेक्चर 1 2 3 काइनेमैटिक्स का है ना, दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर ही है लेक्चर 1 2 3, उसमें पूरी काइनेमैटिक्स है जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैंने पूरी काइनेमैटिक्स का एक रिवीजन लेक्चर भी डाल रखा है, आइदर वो 6th है या 7th है, तो आप देख लेंगे पूरा, मतलब 1 2 3 का निचोड़ एक ही लेक्चर में है, तो थोड़ा सा वो हायर लेवल पे है। तो स्लोली देखना हो तो 1 2 3, फास्ट ट्रैक पे देखना हो तो 6th या 7th में से कोई एक लेक्चर है। तो π/6 घूम गया तो वो 0 से a/2 पे आ गया। यहां था तो मीन पोजीशन पे थी शेडो जो ऐसे चम कर रही थी। a/2 के लिए π/6 घुमाना है, 2π घूमने में टाइम लगता है t, π/6 घूमने में t/12, पाई घूमने में t/2, π/6 में t/12। दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 21st वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि 2 किलोग्राम का पत्थर है, 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, हमने स्प्रिंग बैलेंस पे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर 2 kg है तो मीन पोजीशन से कितनी नीचे पे आके इक्विलिब्रियम पे होगा, लेट से x पे, तो kx ऊपर को फोर्स आएगा और mg नीचे को, बराबर कर दीजिए, वहां से x निकालिए। तो मास 2 दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, 20 हो गया, 2g 20, और k दे रखा है 200, तो ये क्या आ गया 1/10 मीटर, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर दिए सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब भैया कह रहे हैं कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो ताकि ये डिटैच ना हो जाए। बेटा अगर ये मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर आपने 10 सेंटीमीटर से ज्यादा एम्पलीट्यूड किया तो ये उछल जाएगा पत्थर और वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो चिपका नहीं है ना इस पे रखा हुआ, तो वो उछल जाएगा और वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि भैया ये तो मासलेस है ना, स्प्रिंग जाने नहीं देगा क्या चलट, है ना। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना रख सकते हैं ताकि डिटैच ना हो, 10 सेंटीमीटर। मीन से 10 ऊपर नीचे ले जाओगे तो 10 ही ऊपर जाएगा, 10 से ज्यादा किया तो छूट जाएगा। तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड सो दैट मास गेट्स डिटैच्ड, 10। अब देखो, अब आप कहोगे डिटैच होने के लिए 10 नहीं, 10.000000000000001 चाहिए। नाखून काट लिए, वेट कितना वही का वही, है ना। तो 10.0000001 को 10 बोल देते हैं। 10 से हल्का सा भी ज्यादा हो तो डिटैच हो जाएगा,
मतलब अब ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई। क्या आ गई है? लिमिटिंग कंडीशन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी? k नॉट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? k नॉट। आया कि नहीं आया? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है एक्सट्रीम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना? स्प्रिंग मास सिस्टम होता है ना? तो जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी k नॉट होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी k नॉट होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी तो हमेशा k नॉट रहेगी। क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कितनी है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी k नॉट और टोटल एनर्जी k नॉट। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात थी। कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अरे यार, अब देखो बेटा मैं ना चलिए करते दोबारा कर देते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार खुद से फटाफट से लिखिए, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो वेलोसिटी क्या आएगी और एक्सेलरेशन। बेटा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी पाई बाय 2 होता है ना? ये अपने को याद भी रहना चाहिए। x a साइन ओमेगा t लिख देता हूं खाली, तो वेलोसिटी क्या आती? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। फाइव खाली मतलब टाइम पास के लिए क्या बिठाना है? a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। बेटा कॉस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। अब बेटा इसको क्या कह सकते हैं? साइन ओमेगा t प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस पाई। तो बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फिर पाई बाय 2 का। बेटा ये ओमेगा टी प्लस पाई, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, डिफरेंस क्या रहा है? पाई बाय 2, दैट इज 0.5 पाई, दैट इज 0.5 पाई। क्वेश्चन नंबर 24। अरे भैया ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया। क्लास का कराया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मास m है, डेंसिटी रो के लिक्विड में वो है ना फ्लोट कर रहा था, हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। कह रहे हैं SHM कर रहा है, टाइम पीरियड कितना आएगा? वैसे तो इस क्वेश्चन को आप डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में तो जब x इसको नीचे धकेलेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा? एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स क्या है? mg तो वही रहेगा, रो vg जो जितनी वॉल्यूम अंदर थी वो तो वही की वही है, रो AXG। ये एक्स्ट्रा AX एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गई, रो VG ये हो गया एक्स्ट्रा फोर्स जो आएगा, यही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा निकालेंगे अंडर रूट रो AG बाय m। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, इस पार्ट पे बॉइंट फोर्स पहले भी था और mg से कैंसिल हो रहा था। एक्स्ट्रा जो फोर्स है बेटा, पहले 10 नीचे था, मान लो 10 ऊपर था, एक्स्ट्रा क्या है ये? तो यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है, यही तो टोटल फोर्स है। AX वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर क्या गई? ये रो VG, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, m ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा निकालो और 2 पाई बाय t के बराबर कर डालो, तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट m बाय रो AG। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, कह रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। बेटा कह रहे हैं एक सर्कुलर मोशन हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या ये पीरियोडिक है या सिंपल हार्मोनिक है ना? बेटा बिल्कुल बकवास बात है बेटा। सिंपल हार्मोनिक का मतलब होता है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का मतलब होता है टू एंड फ्रो, जिस लाइन के लॉन्ग जाएगा उसी पे वापस। ये बेटा पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, पर ये सिंपल हार्मोनिक तो है ही नहीं भैया, है ना? टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है ना सिंपल हार्मोनिक, तो वो तो ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं फटाफट से। कह रहे हैं अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज स्पीड 31.4
सेंटीमीटर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज। ठीक है, कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड जो है वो 31.4 है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 5। तो बेटा वी मैक्स होता है ए ओमेगा। वी मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा। आपसे पूछ रखा है फ्रीक्वेंसी बताइए, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। आई वी मैक्स है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए ओ सॉरी, ए तो दे रखा है क्वेश्चन में, ए कितना दे रखा है मेरे को? 5। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी भी बोल सकता हूं मैं, 1 बाई टी ही तो फ्रीक्वेंसी होता है। पाई क्या होता है? 3.14, ये 31.4 है, 10 जार और 5 2 जार 10, ये भी कट गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या गई? 1 हर्ट्ज। 27th, इसके लिए तो मेरे को लग रहा है कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, पैरेलल में लगे हैं, सॉरी सीरीज में लगे हुए हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बेटा पैरेलल में क्या होता है? 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो क्या बन जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बहुत ही बकवास था ये तो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? When v is maximum, acceleration is maximum. No, बेटा स्पीड मैक्सिमम होती मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती और एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो when v is maximum, acceleration is 0, that is option D is correct। बाकी तो सारी बकवास बातें हैं और जो बताया है इससे ही सारी बातों पे क्वेश्चन है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए मूव करते हैं, सेक्शन सी के कुछ प्रॉब्लम्स डाले थे, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो इसमें क्या रखा है? टू बॉडीज m and n ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 respectively. If the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of the amplitude of m and n। देखो मासेस सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 K2 है। मासेस सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 K2 है। एक का K1 है और दूसरे का K2 है, पर जिनसे लगे हुए हैं, जिनसे मासेस मतलब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो तो K1 K2 हैं, पर मासेस जो है बराबर है। इन दोनों मासेस की मैक्सिमम स्पीड बराबर है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ए ओमेगा। बेटा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी? ए ओमेगा, क्योंकि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस जब 1 होगा तभी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा। कितनी आएगी बेटा? ए ओमेगा। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से कि यहां पर इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1 है और ओमेगा क्या होता है? kx इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। याद है जब भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा आया था अंडर रूट k बाय m, अंडर रूट k1 बाय m a2 ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट k2 बाय m। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएगा? a1 बाय a2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k2 बाय k1। आया कि नहीं आया? तो a1 बाय a2 इज अंडर रूट ऑफ k2 बाय k1। क्या ये बात क्लियर हो गई है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैनिपुलेट करें, जो पहला क्वेश्चन है, हमसे ये भी कह सकते थे मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों के बराबर है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर के लिए क्या करते? ये तो था मैक्सिमम वेलोसिटीज बराबर, ए ओमेगा को मैंने बराबर किया। देखो ओमेगा अंडर रूट k बाय m कैसे? kx m ओमेगा स्क्वायर x, यही तो करते थे हम। तो यहां से x कटेगा, ओमेगा क्या आ जाएगा? अंडर रूट k बाय m। पर अगर मेरे से कोई कहे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर है, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बराबर की बात करेंगे तो मासेस बराबर हैं, एक्सेलरेशन कब बराबर होंगे? F बाय m होता है एक्सेलरेशन। तो बेटा मास तो बराबर है, मतलब मैक्सिमम फोर्स बराबर तभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर। और मैक्सिमम फोर्स क्या होगा? K1A, जब A एम्पलीट्यूड है तो K1 A1, और इसका मैक्सिमम फोर्स इस पे क्या होगा? K2 A2। तो अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर है मतलब मैक्सिमम फोर्स बराबर है, और मैक्सिमम फोर्स kx क्या हो सकता है? जब x a हो। जब x कितना हो? जब x a हो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर हो
इस केस में तो इसका मतलब बेसिकली है कि मैक्सिमम फोर्स बराबर हो। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम फोर्स बराबर हो। तो यहां पर K1 A1 इक्वल टू K2 A2 करेंगे, A1 बाय A2 आ जाएगा K2 बाय K1। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगर मेरे को यूज करनी इक्वेशन से ही करना है इस क्वेश्चन को, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, बेटा एक्सेलरेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। जब एक्स ए होगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाय एम। तो K1 बाय एम इंटू A1 इज इक्वल टू K2 बाय एम इंटू A2। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल, omega is under root k by m, therefore omega square is k by m. Omega is under root k by m, therefore omega square is k by m. K1 by m into A1, K2 by m into A2. From here I'll get A1 by A2 is K2 by K1. क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर मेरे को कहा गया है दो स्प्रिंग्स हैं जो पैरेलल में है, टाइम पीरियड बताना है। अगर दो स्प्रिंग्स हैं जो पैरेलल में है, अगर दो स्प्रिंग्स हैं मेरे पास इस तरीके से जो कि पैरेलल में है, ये C2 क्वेश्चन है। अगर दो स्प्रिंग्स हैं जो पैरेलल में है तो यहां पर टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय k, और k क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। k क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल में होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 अगर तीन होंगे, और सीरीज में क्या होता है? 1 बाय k इक्विवेलेंट इज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में मेरे को कहा क्या गया है बेटा? टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है। इसी पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जो टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस में अब मेरे को कैसे कैसे इस पे फॉर्मूले पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरे को कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाय k इज टाइम पीरियड। This time period will be doubled when mass is quadrupled. अगर मैं मास को क्वाड्रपल कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा कि टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 आया तो अंडर रूट 4 2 बाहर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? When mass is quadrupled, time period will be doubled. Time period will be doubled, है ना। और ऐसे ही कहेंगे k को 4 टाइम्स कर दिया, बेटा k को 4 टाइम्स करने से टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। k 4 टाइम्स करने का तरीका क्या होगा? कह देंगे स्प्रिंग की लेंथ को 1/4 कर दिया, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। क्या ये बात याद है? हमने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा था बेटा। न्यूटन्स लॉज में क्या चीज पढ़ी थी? k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, और kl इज कांस्टेंट, kl इज कांस्टेंट। ये हमने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा था कि kl कांस्टेंट होता है, लेंथ को 1/4 करते हैं। अगर मैंने लेंथ को 1/4 कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट लेट अस से वो k डैश हो जाएगा। तो यहां से निकल के क्या आएगा? k डैश इज 4k। हमको ये नहीं कहेंगे कि k को हमने 4 टाइम्स कर दिया, हमको कहेंगे लेंथ को 1/4 कर दिया। तो लेंथ को 1/4 कर दिया तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेंथ को अगर हाफ कर दे तो क्या होगा? तो k डबल हो जाएगा बेटा। k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है, l विल बी हाफ, k विल बी डबल, k डबल, टाइम पीरियड विल बी 1 by root 2 times of initial value. Time period will be 1 by root 2 times of initial value. ठीक है। इसके बाद अब इसी पे ही क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहले तो मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने आने चाहिए कि स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है। इसी पे ही सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेट्स से यहां पे कह देंगे यहां पे K1 है और यहां पे K2 है। K1 K2 आप समझ सकते हैं, जब x धकेलेंगे this spring will be pulling this block K1x, और जब ये दब जाएगा तो ये धकेलेगा K2x। टोटल फोर्स विल बी K1 प्लस K2 इंटू x। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, इसको हम लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर x। यहां से ओमेगा निकालेंगे, उसको 2 पाई अपॉन t कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, और यू कैन डायरेक्टली से 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट विच इज K1 प्लस K2। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अब मेरे को एक क्वेश्चन आगे आ रहा है जिसमें मेरे को कह रखा है कि दो केसेस हैं, k और k सीरीज में लगा दी। अब टाइम पीरियड और k पैरेलल में लगा दिए।
अब टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है बेटा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। टाइम पीरियड बेटा क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अगर टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। टाइम पीरियड अगर 2 पाई अंडर रूट m बाई के है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे 1 बाई टी। टी सेकंड में एक ऑसिलेशन, टी सेकंड में एक ऑसिलेशन, तो एक सेकंड में कितने होंगे 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी होती है, तो टाइम पीरियड यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहां पर के का इक्विवेलेंट क्या होता है के बाई 2। के का पैरेलल में क्या होता है 2k। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 बाई 2k, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 2k बाई m। यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1 बाई 2। इन दोनों फ्रीक्वेंसी, यहां पे 1 बाई रूट 2 आ रहा है, यहां पे रूट 2 आ रहा है। 1 बाई रूट 2 इस टू रूट 2 क्या बन जाएगा 1 बाई 2। क्या बन जाएगा 1 बाई 2। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर C7 आ रहा है, इसमें कह रहे हैं एक m मास का ब्लॉक है, कैपिटल M मास का ब्लॉक है, इसमें क्या स्मॉल m मास ऐड कर दूं ताकि टाइम पीरियड 5/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड हो जाए, ताकि टाइम पीरियड 5/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड हो जाए। तो अगर पहले बेटा जब ये नहीं था, स्मॉल m नहीं था, तो कह रहे हैं टाइम पीरियड t था, तो टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड वाज t। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, जब ये यहां पर मास कैपिटल M है, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये कैपिटल M मास है, यहां पर टाइम पीरियड t है, मैंने इसमें स्मॉल m मास ऐड कर दिया और कह रहे हैं टाइम पीरियड जो हो गया वो 5/4 t हो गया। बेटा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इस टाइम पीरियड, मास को कितना टाइम्स करना पड़ेगा अगर टाइम पीरियड 5/4 चाहिए, सोच के देखो, मास को 25/16 टाइम्स अगर करूंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने मास जो टोटल फाइनली हो गया वो m प्लस m, वो होना चाहिए कितने टाइम्स कर रहे हैं 5/4 टाइम्स, तो 25/16 टाइम्स ऑफ m अगर मैं कर दूंगा m को, मास को अगर मैं 25/16 टाइम्स कर दूंगा तो बाहर 5/4 आएगा, तब टाइम पीरियड 5/4 टाइम्स होगा। तो टाइम पीरियड को 5/4 टाइम्स करने का तरीका क्या है, टाइम पीरियड को 5/4 टाइम्स करने का तरीका है मास को 25/16 टाइम्स कर दो। नहीं आया? अगर कोई कहता है टाइम पीरियड को 3/5 टाइम्स कर रहे हैं, इसका मतलब मास को 9/25 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि अंडर रूट 9/25 3/5 हो जाए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर मेरे को टाइम पीरियड को 10 टाइम्स कर रहे हैं तो मास को 100 टाइम्स करना पड़ेगा। मास 100 टाइम्स मतलब उसमें एडिशन कितना होगा 99 m का एडिशन करना पड़ेगा। अगर मेरे को टाइम पीरियड क्वेश्चन में कहा गया 25/16 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब ये हुआ 25/16 करने के लिए 5/4 टाइम्स करने के लिए मेरे को उसका स्क्वायर अंदर करना पड़ेगा, 25/16 टाइम्स ऑफ मास करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर C10 की बात करूंगा मैं आपके साथ। अब C10 देखो बेटा, C10 क्वेश्चन में क्या है, उसमें कह रहे हैं एक स्प्रिंग लटका हुआ है, कैपिटल M मास का एक स्प्रिंग लटका हुआ है, उसमें स्मॉल m मास ऐड किया और उस स्मॉल m मास ने इलोंगेशन को x से बढ़ा दिया। बेटा पहले कुछ होगा mg इक्वल टू kx नॉट। अब मैंने क्या किया, इसमें स्मॉल m मास ऐड किया और स्मॉल m मास ऐड करने से जो इलोंगेशन है वो x से बढ़ गया, मतलब m प्लस mg स्मॉल m मास ऐड किया जिससे इलोंगेशन हो गया x नॉट प्लस x से बढ़ गया। इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई गेट mg इक्वल टू kx। mg इक्वल टू, मैं डायरेक्टली ये बात कह सकता था कि अगर m मास ऐड किया है, अगर m मास ऐड किया है तो m मास के कारण जो इलोंगेशन आएगा दैट विल बी mg इक्वल टू kx से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं m मास ने अगर x खींचा तो फोर्स अगर जो है वो mg है, उसने x खींचा तो mg शुड बी kx। बेटा F1 इक्वल टू K1 X1, F2 इक्वल टू, मान लो F1 फोर्स से X1 इलोंगेशन आता है, F2 फोर्स से मान लो X2 इलोंगेशन आता है, तो F1 प्लस F2 से क्या आएगा इलोंगेशन, X1 प्लस X2 आएगा। बेटा F1 इक्वल टू K1 K X1,
F2 इक्वल टू KX2, और अगर दोनों इकट्ठे लग जाएंगे तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, KX1 प्लस X2, इलोंगेशन विल बी X1 प्लस X2। तो mg के कारण अगर x इलोंगेट हुआ तो डायरेक्टली आई कैन से mg इक्वल टू KX, mg इक्वल टू KX, यहां से k आ जाएगा। अब मेरे से पूछा गया था टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, टाइम पीरियड बताने में क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है, लेकिन k नहीं गिवन था, तो k कहां से ढूंढा मैंने, mg बाय k से। कह दो आगे आया कि नहीं आया, तो यहां पे आ गया 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाय k, और k क्या है बेटा, mg बाय x, k क्या है बेटा, mg बाय x। क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद कह रहे हैं, अगर देखो अब जैसे यहां पर क्या था, k नहीं गिवन था, k निकालने का एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका ऐसे ही, मतलब एक और क्वेश्चन है C11 जिसमें फिर से ऐसा ही कह रखा है, कह रहे 1 किलोग्राम का अगर मैं मास लटकाता हूं तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आता है 9.8 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर 1 किलोग्राम का मास लटकाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। बेटा 1 किलोग्राम से अगर मेरे को यह कहा जा रहा है कि जब 1 किलोग्राम लटका रहे हैं तो इलोंगेशन आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर, तो 1g मतलब g इज 9.8, तो इलोंगेशन आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर, k इंटू एक्स के बराबर करेंगे 9.8 इंटू 10 की पावर -2 टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर्स। mg मास 1 है, g 9.8, kx x क्या हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर, तो यहां से k कितना आ जाएगा बेटा 100, k कितना आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट m बाय k, मास 1 है और k 100 है, तो यहां से 10 आ जाएगा 2 पाई बाय 10, टाइम पीरियड बेटा कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय 10। तो मेरे को यहां पर mg इक्वल टू kx यूज करके पहले k निकालना था और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया सारी की सारी चीजें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो 32 इयर्स में, आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वो आपका जो भी डाउट होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस बढ़िया करके मेहनत करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल दी बेस्ट।